हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह 10 दिन की मैराथन श्रृंखला चलाई गई है, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो अभी तक हमारे मैक्सिमम जो लेक्चर हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि जो सब्जेक्टिव वाइज है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हमारा हिस्ट्री चल रहा है, सिर्फ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का बचा हुआ है। फिर आपका जो होगा उसमें करंट अफेयर, जिसमें यूपी स्पेशल, यूपी करंट अफेयर और करंट अफेयर और आपके 1500 मॉक दिए जाएंगे। तो इस टारगेट पे हमने आपका काम शुरू किया हुआ था, जिसमें अभी देखा जाए तो हमारा ये पार्ट सेकंड है हिस्ट्री का। पार्ट फर्स्ट हमने सुबह आपका 12 से 1 के बीच में आपका अपलोड किया था, 1 बजे के आसपास मॉर्निंग में आपका अपलोड किया गया था। तो आपने अगर नहीं देखा है तो पार्ट फर्स्ट में हमने एंशिएंट हिस्ट्री को पूरा A to Z कवर कराया है। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उन पर भी ध्यान दिया गया है, और जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उन्हीं पैटर्न को ही उठा के उसमें कवर अप किया गया है। अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो आप वो जाके देखें, फिर ये वाला पार्ट देखें। तो ये हमारे आज जो हमारा जो पार्ट है, ये अभी मतलब कि अभी शाम में आपको अपलोड कर दे रहे हैं, वो आपका सुबह है हो गया। तो 2 पार्ट आज हो जाएंगे। कल मॉर्निंग में आपका आ जाएगा ये जो मॉडर्न इंडिया है उसका, फिर बाद में शाम में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का। तो कल में आपके 2 लेक्चर आएंगे, आज ये 2 हो गए हैं, जिसमें सुबह 12-1 बजे हमने एंशिएंट हिस्ट्री का डाला था। अभी आपका ये संपूर्ण मध्यकालीन भारत का इतिहास है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इसके पहले के सेशन आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, क्योंकि ये कम से कम टाइम में आपका पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश की है। क्योंकि लोग कितना टाइम से सभी तैयारी करते हैं, बट इसमें जो इस सीरीज के अंतर्गत देखा जाए तो आपको 10 दिन में ऐसा स्टडी मटेरियल देने की कोशिश की है जो आपकी तैयारी को भी बेहतर बनाए और आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का एक अवसर प्रदान करे। तो उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज भी शुरू की हुई थी, जिसका अभी देखा जाए तो ये हमारा 50% नहीं तो 60% ये आपका कवर हो गया है। आप क्योंकि मैंने 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। एंशिएंट हिस्ट्री सेट अतः आपकी 6ठी वीडियो हो गई है। इसको पार्ट वाइज कर लिया, क्योंकि क्या होता है कि किसी सेक्शन में किसी का कोई सेक्शन कंप्लीट होता है, किसी का नहीं होता है। कोई पूरी हिस्ट्री देखना नहीं पसंद करता है, क्योंकि हिस्ट्री में डेट वेट याद करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो उन्हीं संदर्भ को ध्यान में रखते हुए इसको 3 पार्ट में बनाया है कि आप थोड़ा थोड़ा करके सभी को देखें, ताकि ये रहे कि आप अकेला देख के ही जाते हैं तो एटलीस्ट आपके क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो जाएं। क्योंकि हमारा मोटिव भी है कि हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, एनी हाउ हमें प्री एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो उसी के उस पे टारगेट पे ही काम किया जा रहा है। तो चलिए इस श्रृंखला को शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा आता है संपूर्ण मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पहले, मतलब कि जो जो मेजर सेक्शन है जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं सेक्शन को हटाया है। जैसे कि आपका ये मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आपका आता है भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ, यानी कि मध्यकालीन भारत में जो अरबों का आक्रमण हुआ, पहली बार जब अरब आए या भारत मतलब विदेशी आए, तो विदेशी आक्रमण के बारे में। फिर सल्तनत काल में विजयनगर साम्राज्य के बारे में, मुगल साम्राज्य के बारे में और मराठा साम्राज्य के बारे में। और फिर बाद में जो सिख गुरु रहे हैं, 10 सिख गुरु रहे, तो उनके बारे में पढ़ा जाएगा। मतलब कि एक ट्रिक बताई जाएगी कि अगर 10 भी गुरु में से आपका कोई भी गुरु के बारे में पूछ लेता है तो उससे आपका बन जाए। तो ये आपके टारगेटेड जो हमारी आज की जो मध्यकालीन भारत का इतिहास में जो टारगेट किया गया है, सिर्फ 5 ही सेक्शन को लिया गया है। 5 सेक्शन के अंतर्गत देखा जाए तो आपका मैक्सिमम वैसे भी इसका कवर हो जाता है, और यहीं से ही आपके ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें जैसे कि ये जो साम्राज्य, इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, और जिनकी शासन व्यवस्था क्या है, यहाँ किस को क्या बोला जाता था, किसान को क्या बोला जाता था, व्यापारियों को क्या बोला जाता था, वहाँ की सैनिक व्यवस्था किस तरीके थी, मुगल कालीन व्यवस्था क्या रही। तो इनमें एक सल्तनत कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है, तो इनसे रिलेटेड आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्हीं सबको ही इसमें लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आता है भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में। तो भारत पर अरबों के आक्रमण कौन कौन से रहे? पहला तो किया गया मोहम्मद बिन कासिम का, दूसरा महमूद गजनबी का, तीसरा मोहम्मद गोरी का। तो ये 3 भारत पर अरब आक्रमण रहे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो मोहम्मद बिन कासिम जो रहे, इन्होंने अरबों ने भारत पर पहला अरब आक्रमण किया। तो पहला अरब आक्रमण किसके समय में हुआ? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहला अरब आक्रमण किया
किया गया। अरबों ने का क्या मोटिव था? अरबों का मोटिव था कि धन को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये अरब का भारत पर आक्रमण करने के ये दो प्रमुख उद्देश्य थे। और अरबों ने जब अरबों के द्वारा जो आक्रमण किया गया था, तब उस टाइम पर सिंध पर दाहिर का शासन था और अरबों ने सिंधु पर जो विजय प्राप्त की हुई थी वह 712 ईस्वी में प्राप्त की हुई थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था और अरबों का आक्रमण ये पहला अरब आक्रमण था, यानी विदेशियों का पहला आक्रमण था भारत पर। तो इनके ये उद्देश्य थे। उस टाइम पे दाहिर का शासन था और 712 ईस्वी में किया गया। तो इसमें 3-4 पॉइंट ही याद रख लेना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट महमूद गजनी के बारे में। तो महमूद गजनी के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें सबसे पहले इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अल्पतगीन जो थे उन्होंने 932 ईस्वी में, जो कि एक तुर्क सरदार थे, उन्होंने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। और इनका जो राजधानी था वो किसे बनाया गया? गजनी को राजधानी बनाया गया। इसमें महत्वपूर्ण शासक आते हैं आपके महमूद गजनी। महमूद गजनी के अंतर्गत देखा जाए तो इन्होंने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया। कितने बार किया? 17 बार आक्रमण किया। इसका कई जगह, हर जगह मैक्सिमम जगह एग्जाम्पल भी लिया जाता है कि 17 बार आक्रमण किया इस वाला। और इनका वास्तविक उद्देश्य क्या था आक्रमण का? धन की प्राप्ति। धन की प्राप्ति के उद्देश्य से इनके द्वारा आक्रमण किए जाते थे। सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा है? 1025 ईस्वी का सोमनाथ मंदिर का आक्रमण, जो कि सौराष्ट्र में वर्तमान में स्थित है, यानी सौराष्ट्र मतलब कि गुजरात में स्थित है। यह गुजरात के अरब सागर तट पर स्थित है और जो सोमनाथ है वह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग आता है। तो सोमनाथ के बारे में अगर आपसे ज्योतिर्लिंग के संदर्भ में पूछे तो ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, जो गुजरात के अरब सागर तट के किनारे स्थित है और जिसमें सबसे जो चर्चित आक्रमण जो था 1025 ईस्वी में महमूद गजनी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर किया गया था। और जो महमूद गजनी थे उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला यह प्रथम शासक था। और दरबार में रहने वाले इसके मतलब गैदू गजनबी के जो दरबार में कौन कौन से रहते थे? अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फारूकी। इनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिरदौस किसके दरबार से संबंधित है या फिर उतबी किससे संबंधित है। तो ये आपके क्वेश्चन आते हैं यहीं से ही, ज़्यादातर मध्यकालीन भारत में यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन किसके दरबार से संबंधित है, किसकी रचना क्या है, ने कौन सी रचना की। तो इस तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं को ही हम फोकस करा के आपको बताएंगे कि आपको याद करेंगे तो ये रहेगा कि भाई इस सेक्शन से पढ़ के जाएंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाए। क्योंकि टारगेट ही है कि भाई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कुछ है नहीं कि हमें पूरा ज्ञान लेना है या कुछ चीज़ें करना है। हमारा टारगेट है कि हमें बस एनी हाउ अपने एग्ज़ाम हॉल में बैठ के हमें ये अटेम्प्ट क्लियर करना है। तो उसके लिए ये है कि आप अगर इस तरीके से पढ़ रहे हैं, जहाँ जिस तरीके से बता रहे हैं, तो आप उसमें काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस कर सकेंगे। तो इसमें दरबार में रहने वाले कौन रहे? अलबरूनी, फिरदौस, उतबी, फारूकी। किसके समय काल में? महमूद गजनवी के। फिर आते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। तो मोहम्मद गौरी के अंतर्गत देखा जाए तो ये एक छोटा सा राज्य था। कौन सा? गौर। गौर एक छोटा राज्य था जहाँ पर 1873 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो गौर शासक बना, उसने भारत का पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया हुआ था। और मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण कब हुआ था? 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात में हुआ था, जिसमें भीम सेकंड बुरी तरह परास्त हुए थे। फिर आते हैं मोहम्मद गौरी के प्रथम युद्ध, जैसे कि कुछ प्रमुख युद्ध थे जिनमें मोहम्मद गौरी काफ़ी चर्चाओं में रहा, जिसमें पहला युद्ध आता है आपका तराइन का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति था वह स्कंद था। इसके नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया था और वर्ष 1891 को लड़ा गया था। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1891 किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति था वह स्कंद था। फिर आते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध की ओर, जो कि 1192 इसमें हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें गौरी विजय हुआ और पहले युद्ध में चौहान विजय हुए। फिर आता है चंदाबिड़ का युद्ध, जो कि मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ, जो कि 1894 में हुआ और इसमें गौरी विजय हुए। और मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। तो इनके मोहम्मद गौरी के प्रमुख युद्ध कौन रहे? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदाबिड़ का युद्ध 1191, 1192, 1194।
अब आते हैं हम सल्तनत काल की ओर। अब सल्तनत काल में हमारे प्रमुख शासक आते हैं और सल्तनत काल का जो समय काल है वो 1206 से 1526 तक आता है। और इसके प्रमुख जो शासक रहे जिसमें गुलाम वंश का समय काल 1206 से 1290 ईस्वी तक रहता है। फिर आता है खिलजी वंश जिनका समय काल 1290 से 1320 रहता है। फिर आता है तुगलक वंश जिनका समय काल 1320 से 1398 रहता है। फिर आता है सैयद वंश जिसका समय काल 1414 से 1451 रहता है। फिर आता है लोदी वंश जिसका समय काल 1451 से 1526 रहता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये सल्तनत काल है जिसमें ये प्रमुख वंश आते हैं। तो चलिए एक एक करके प्रमुख वंश के बारे में पढ़ते हैं, फिर इनको पढ़ने के बाद इनकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी पढ़ा जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर प्रशासनिक व्यवस्था से क्वेश्चन आते हैं। और किस शासक के द्वारा कौन सा कार्य किया गया, कौन सा चर्चित रहा, किसने अपनी पहली जिस तरीके से किया गया और जो लोक निर्माण को देखते हुए कार्य किया गया, और फिर बाद में किस किस शासक ने इनको फॉलो किया और किन्होंने इसके जो कोई कर समाप्त किया या लागू किया, तो इनसे ही रिलेटेड आते हैं। तो सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानते हैं, यह इसने लाहौर को राजधानी बनाया। कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी। दिल्ली की जो कुवत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का जो 2.5 दिन का झोपड़ा नामक जो मस्जिद है उसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि धारण की, यानी कि लाखों का दान देने वाला लाख बख्श कहलाता था, तो उसे लाखों की उपाधि या फिर लाख बख्श की उपाधि धारण की। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है वह चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं कि इसके द्वारा ये कार्य किए गए। अब आते हैं इसके अंतर्गत इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश के संदर्भ में देखा जाए तो यह ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी, मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह उत्तराधिकारी बना। लेकिन आराम शाह की हत्या किसके द्वारा कर दी गई? इल्तुतमिश के द्वारा आराम शाह की हत्या कर दी गई और 1211 ईस्वी में वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और इल्तुतमिश के द्वारा कुछ प्रमुख कार्य किए गए, जैसे कि कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण किया। जैसे नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य किया वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए गए, जिसमें चांदी का टंका और तांबे का जित्तल के बारे में पूछा जाता है कि ये किस के शासनकाल से संबंधित हैं। तो ये आपके इल्तुतमिश के शासनकाल से संबंधित है, जिन्होंने चांदी का टंका और तांबे का जित्तल बनाया। एकता प्रणाली चढ़ाई, 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया, जिसमें तुर्कान चहलगानी के नाम से इसे जाना गया। तुर्कान चहलगानी के नाम से जाना गया और 40 गुलामों सरदारों का संगठन बनाया। फिर आते हैं हम नेक्स्ट रजिया सुल्तान के बारे, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। इन्होंने ये प्रथम महिला शासक थी, यानी रजिया बेगम, और इन्होंने शासन की भागदौड़ संभाली। और इन्होंने रजिया में पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा यानी कि काबा और कुल्हाय मतलब कि टोपी पहनकर दरबार में, राज दरबार में खुले मुँह से जाने लगी। तो ये रजिया सुल्तान के बारे में है। फिर आते हैं बलबन। बलबन का जो वास्तविक नाम क्या है? बहाउद्दीन, जो कि इल्तुतमिश का गुलाम था। ये 40 सरदारों का जो चहलगामी जो बनाया हुआ था इल्तुतमिश ने, उन्हीं में से, उसमें 40 में से एक जो गुलाम था वह बलबन था। तो यही आके गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर 1266 ईस्वी में बैठता है। और यह सीरी नामक नगर बलबन के द्वारा बसाया गया और इसी के द्वारा राजदरबार सिजदा और पैबूस की प्रथा की शुरुआत की गई। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिजदा और पैबूस की जो प्रथा है उसका प्रारंभ किसके समय काल में हुआ? तो वह बलबन के द्वारा किया गया। फारसी रीति रिवाजों आधारित नवरोज उत्सव का प्रारंभ किया गया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने लोहे और रक्त की नीति का पालन किया। तो लोहे और रक्त की नीति का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो बलबन के द्वारा किया गया। इसी तरीके के ही आपके क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं हम खिलजी वंश के बारे में, जिसका समय काल 1290 से 1320 आता है, जिसकी स्थापना 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की हुई थी। इसकी राजधानी जो थी वह किलोखोरी थी और जलालुद्दीन की हत्या 1296 में उसके भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर प्रयाग में कर दी गई थी। तो जलालुद्दीन की जो हत्या थी वह उसके दामाद और एवं भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कड़ा मानिकपुर में कर दी गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 12 अक्टूबर 1296 ईस्वी को दिल्ली का सुल्तान बना और जिसके बचपन का नाम अली आ गुरसाप था। क्या था बचपन का नाम? अली तथा गुरसाप इसके बचपन का नाम था। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कई सारे
कार्य हैं जो काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं। तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में ही एक जो अमीर खुसरो हैं वो भी आते हैं। अमीर खुसरो के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये और निजामुद्दीन औलिया ऐसे दो संत हैं, मतलब कि निजामुद्दीन औलिया जो संत हैं ये दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने 7 दरबारों का, मतलब कि 7 शासकों का दरबार देखा हुआ था। तो इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, तो ये इनकी विशेषता होती है। तो अमीर खुसरे का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म, इनका मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन। इनके जन्म से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास पटियाली में इनका जन्म हुआ और यूपीपीसीएस में तो ये पूछा ही गया था। और 1292 में हुआ, 52 में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत औलिया के शिष्य थे और बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक इन्हें दिल्ली के सुल्तानों के दरबारों में रहे और इन्हें तोतिए हिंद यानी कि भारत का तोता के नाम से जाना जाता था। और यह सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय भी अमीर खुसरो को जाना जाता है। और इन्हीं ने ही भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को प्रचलित किया और साथ ही इन्हें कई आधुनिक रागों जैसे तिलक, साजगिरी, सरपादा आदि का में प्रचलित करने का श्रेय भी दिया जाता है। तो तूतिए हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। तबले का सितार एवं तबले का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने। जो यहाँ के बदायूं के पास में जो पटियाली गांव है वहाँ पर किसका जन्म हुआ? अमीर खुसरो का। तो इस तरीके से ये अमीर खुसरो का, और ये संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो ये अमीर खुसरो के बारे में। अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। जैसे कि इसके बचपन का नाम अली अकुर साहब था। अब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा काफ़ी सारे कार्य किए गए जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी। नगद वेतन देना शुरू किया, स्थायी सेना की नींव रखी। और दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन के पास यह सबसे विशाल स्थायी सेना थी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही शुरू की गई थी। अलाउद्दीन ने ही भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। खम्स यानी कि लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 कर दिया गया। तो ये 1/4 की जगह 3/4 कर दिया। और खम्स किसे कहते थे? लूट का धन। तो आपसे पूछ लिया जाए कि खम्स क्या होता था मध्यकालीन सल्तनत काल में, तो वह लूट का धन होता था। व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति को शरीर में मांस काट लेने का आदेश दिया था। इसने अपने शासन में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़तापूर्वक लागू किया। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया गया। और बाजार नियंत्रण प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कुछ नवीन पद बनाए, जैसे कि दीवानी रियासत जो कि व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। साहिनाई मंडी प्रत्येक बाजार का अधीक्षक होता था। बरीद जो होता था वह बाजार के अंदर घूमकर निरीक्षण करने वाला होता था। फाइयान या जो मुनियान या गुप्तचर जो होते थे वह गुप्त सूचना प्राप्त करते थे। तो इनका जो नए विभागों का जो गठन है, नवीन पद जो थे वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार पर नियंत्रण रखने के लिए शुरू किए गए थे। कौन सी? दीवानी रियासत, सहनाई मंडी, बरीद और मुनियान या गुप्तचर। अब आता है कि दक्षिण भारत में जो विजय के लिए मलिक काफूर को अलाउद्दीन के द्वारा भेजा गया था। इन्होंने जब अलाउद्दीन के द्वारा जमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का महल, हजार खम्बा महल का निर्माण अलाउद्दीन के द्वारा कराया गया। अलाई दरवाज़ों को इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता था। और देवी अधिकारों को सिद्धांत के आधार पर अलाउद्दीन ने चलाया था। सिकंदर शानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया। अलाउद्दीन द्वारा ही नियुक्त नबीस नामक अधिकारी वस्तुओं को परमिट जारी करता था। सहनाई मंडी जो बनाई गई थी वह खाद्यान्नों की बिक्री हेतु लाया गया। और सराय ए अदल जो था जिसमें वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक एवं तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी, सराय ए अदल में और सहनाई मंडी के अंतर्गत। अलाउद्दीन खिलजी जो थे वह आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बरनी की जो कीर्ति थी तारीख फिरोज शाही में मिलती है। खजाइल फतूह अमीर खुसरो, रहला इब्न बतूता, फतूह सैयद इसामी की ये कीर्ति रही है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने के लिए मुहतसिब, सेंसर एवं नाजिर मापतौल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क, इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर थे जिसमें चराई कर और गड़ी कर आता था। चराई कर में दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था और गड़ी कर जो था
वह घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। तो आपसे पूछ लिया जाए कि घड़ी कर और गड़ी कर और चराई कर क्या है, ये पूछा भी जा चुका है। तो ये दुधारू पशुओं पर लगने वाला कर था वो दुधारू चराई कर होता था, और जो गड़ी कर जो था वह घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन के शासनकाल में ही 1297 से 1306 ईस्वी में 6 आक्रमण हुए, जिसमें पहला आक्रमण जो था वह 1297 में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा हुआ था 1298 में सल्दी के नेतृत्व में, तीसरा कुलूतुंग ख्वाजा के नेतृत्व में। तो इस तरीके से ये 6 आक्रमण हुए, और अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु हुई वह 5 जनवरी 1316 को हो गई। और अलाउद्दीन के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है, और यह जो बैठता है इसका एक अलग ही पेशा था कि यह नग्न स्त्री और पुरुष की संगति से पसंद थी। और कभी कभी क्या होता था कि ये मुबारक खिलजी को कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था, और वर्णी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। तो ये कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो था वो इसके इस तरीके की हरकतें करता था, यानी और इसे खलीफा की उपाधि धारण की हुई थी इसने, और खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की हुई थी। तो इस तरीके से हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश के अंतर्गत देखा जाए तो प्रमुख शासक में आते हैं गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नसरुद्दीन महमूद तुगलक, या तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था। तो चलिए एक एक करके प्रत्येक शासकों के बारे में देखते हैं। तो तुगलक वंश के अंतर्गत देखा जाए तो 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने 8 सितंबर 1320 को दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया, और इसने सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण करने के लिए स्वतः ही नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन जो था वह प्रथम शासक था जिसने स्वतः नहरों का निर्माण कराया था। और गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप जो पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की, और रोमन शैली से निर्मित एक दुर्ग का निर्माण भी कराया, और इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से जाना गया। और फिर आते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, जिनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में आती है, और बंगाल के अभियान के लौटते समय जूना खान द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। और गयासुद्दीन के बाद बैठते हैं मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली पर, जो दिल्ली के सिंहासन पर केवलुक खां और जूना खां के नाम से ये जाने जाते थे, और फिर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठे। कब बैठे? 1325 ईस्वी में। और यह मध्यकालीन जो सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक जो रहे थे वह सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था, और इसे ही अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों और दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण इसे स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा जाता था। तो ये पूछ लिया जाता है कि मध्यकालीन भारत में कि कौन सा शासक था जिसे स्वप्नशील, पागल या रक्त पिपासु कहा जाता था। तो ये कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक, जो उलुग खां और जूना खां नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठे हुए थे, और ये सर्वाधिक शिक्षित था, और इनकी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों और दूसरों के सुख दुख की उपेक्षा के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण इसे स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक नए विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, और इसे का नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अपने प्रत्येक मालिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था, एक जाड़े में, दूसरा गर्मी में। और कहा जाता है कि डाक प्रबंधनों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजे फल खुरासान से और पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता था। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, जो कि फरिश्ता के अनुसार, तांबा, बर्नी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए जिनका मूल्य चांदी के टंका के बराबर होता था, और एडवर्ड थाम ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी हुई है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में है। और सांकेतिक मुद्रा का जो प्रयोग है चीन के कुबलई खां और ईरान के गजन खां नामक एक मंगोल शासक ने भी किया हुआ है। इन्हीं के समय में अफ्रीकी यात्री यानी कि मूरख को इब्न बतूता लगभग 1333 में आता है, और सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। इब्न बतूता की पुस्तक जो रहला है वह मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन करती है।
मोहम्मद तुगलक के समय जो जिया बख्शी जो पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला को फारसी में अनुवाद किया और इसका नाम तूतीनामा, यानी कि एक ऐसा तोता जो ब्रह्मणी नायिका की कहानी सुनाता था जिसका पति यात्रा पर गए हैं। तो ये जिया नक्श भी थे जिनके द्वारा ये इसकी रचना की गई। फिर आते हैं मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभु जो रहे प्रभु सीरी जो कि जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर उन्हें सम्मान दिया था। तो जिन प्रभु सूरी को दरबार में बुलाकर सम्मान दिया। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय ठट्टा के निकट गोढ़ाल में हो गई। फिर आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दक्षिण में दाहिर मतलब कि जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल चल रहा था उसी टाइम पे दक्षिण में हरियर और बुक्का नामक दो भाई थे, उनका शासन चल रहा था। 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की हुई थी। आगे हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। और महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की हुई थी। तो इन्हीं के ये पैरेलल थे। तो बहमनी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में की और 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा की गई। जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो उस टाइम पे इतिहासकार बदायूं लिखता है कि अंततः लोगों को उससे और मुक्ति मिली और उसे लोगों से। तो ये कहा गया था और ऐसे स्टेटमेंट आपके कथन के तौर पर पूछ लिया जाता था कि ये किसका कथन है कि अंततः, या फिर किसका कथन और किसके लिए कहा गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। तो ये कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। किसके द्वारा कहा गया? बदायूं के द्वारा कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था और वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद की दरबार में आया हुआ था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन, मुल्हिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुनुद्दीन, जूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र मकबरे बनवाए हुए थे। फिर होता है फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक। जब फिरोज शाह तुगलक आते हैं तो इनका राज्याभिषेक ठट्टा के निकट 20 मार्च 1351 में होता है। और पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त में 1351 में होता है। मतलब कि पहले मार्च में ठट्टा में होता है, फिर बाद में दिल्ली में होता है अगस्त में। और खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमसिन की उपाधि दी गई है। और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर, खराज यानी कि जो लगान पर कर लगने वाला कर, खुम्स युद्ध में लूट का कर, जजिया और जक़ात को वसूल करने का आदेश दिया। तो इस तरीके का पूछ लिया जाता है कि ये जैसे कि जो उस टाइम पे कर लगाए जाते थे तो उनको क्या कहा जाता है? खराज, खुम्स, जजिया, जक़ात। तो खराज को क्या लगान, खुम्स युद्ध में लूट का माल। और किसके द्वारा लगाया गया? मतलब कि पहले 24 जो कर थे उनको हटा करके सिर्फ 4 कर लगाए। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला ये पहला मुसलमान शासक था। और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही एक नया कर सिंचाई कर लगाया गया जो कि उपज का 1/10 भाग होता था। और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया गया। फिरोज शाह तुगलक ने ही 300 नए नगरों की स्थापना की जिसमें हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख है। और इसी के शासनकाल में ही खिलजाबाद यानी कि मेरठ में अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थानांतरित किया गया था। और सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान खैरात की भी स्थापना की हुई थी। सल्तनत कालीन सुल्तानों में सबसे अधिक दासों की संख्या फिरोज शाह तुगलक के समय में थी, करीब 1,80,000 के आसपास। और दासों की ही देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एक नया विभाग दीवान बंदगान बनाया गया था और इसमें सैन्य पदों पर वंशानुगति बना दिए गए। इनकी फिरोज शाह तुगलक की अपनी आत्मकथा फतूहात फिरोज शाही की रचना भी की और इन्होंने जियाउद्दीन बर्नी तथा शमशेर राज अफीक को अपना संरक्षण प्रदान किया। और दूसरी ओर ज्वालामुखी मंदिर में पुस्तकालय से लूटे गई 1300 ग्रंथों में से कुछ फारसी में विद्वान अपाउद्दीन और दलाउती फिरोज शाही नाम के अनुवाद भी करवाया। और इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित भरी संख्या में अद्दा और बिख कहा जाता था। और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है सितंबर 1388 ईस्वी में। और फिरोज शाह द्वारा निर्मित कुछ मकबरे जैसे कि खान जहाँ तेलंगानी ही है की तुलना जेरूसलीम स्थित उमर की मस्जिद से की जाती है। और सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह
शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था। और तुगलक वंश का अंतिम शासक जो था वह नसरुद्दीन महमूद तुगलक था, जिसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रहा। और इसे तिमोर लंग में सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद ने 1398 में दिल्ली पर शासन किया हुआ था। और नसरुद्दीन के समय ही मलिक कुर्कुस यानी पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की हुई थी। तो ये प्रमुख तुगलक वंश रहा, जिसके ये प्रमुख शासक रहे, जिनमें सबसे ज़्यादा जैसे कि आपका जब खिलजी वंश पढ़ते हैं तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी, इसमें फिरोज शाह तुगलक। तो इस तरीके के शासक किसके शासनकाल में सर्वाधिक कार्य हुए, तो वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आपको मेंशन करके बता ही दिया है। जो बस आपको 1 से 2 बार ये वीडियो देख लेनी है, आप ये देख लेते हैं तो आपका पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। सैयद वंश के बारे में अब आता है सैयद वंश, जो कि मात्र 37 वर्षों तक ही इसका शासन रहा। सैयद वंश का संस्थापक था खिलजी खां, जो कि खिलजी खां जो था वह तैमूर लंग का सेनापति था। इसने रैयत आला की उपाधि धारण की और इसकी मृत्यु 20 मई 1421 को हो गई। दूसरा शासक आता है खिलजी खां का पुत्र गद्दी पर बैठता है, वह मुबारक खां के नाम से, जिनने शाही उपाधि धारण कर मुबारक शाह कहलाया। तो मुबारक शाह की पुस्तक क्या थी? तारीख मुबारक शाही, जिसने सैयद वंश की जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना की गई और अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन शाह आल रहे हैं। तो ये सैयद वंश के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट वंश आता है लोदी वंश, जिसका समय काल 1451 से 1526 तक रहा, जिसमें पहले आते हैं बहलोल लोदी, फिर आते हैं सिकंदर लोदी दुई, जो इसके प्रमुख शासक रहे। तो लोदी वंश का जो संस्थापक रहे हैं वह बहलोल लोदी हैं और 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सुल्तान सिंहासन पर बैठे। और दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य का स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को ही दिया जाता है। और बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन किया और वह अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारा करते थे। और वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। और बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 को दिल्ली सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली पर सिंहासन पर बैठा। और 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की हुई थी। तो आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? सिकंदर लोदी के द्वारा की गई, जो कि लोदी वंश का प्रमुख शासक था। यह 1504 में आगरा में की गई थी। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन भी सिकंदर लोदी ने किया। गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं जो सुल्तान सिकंदर लोदी की थी। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपना नई राजधानी बनाई। इसके आदेश पर संस्कृत में एक आयुर्वेद ग्रंथ फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया। इसने ही नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया। और इसने ही मुसलमानों पर ताजिया निकालने और मुसलमान स्त्रियों को पीरों एवं संतरों की मजार पर जाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ये सिकंदर लोदी के द्वारा इस तरीके से किया गया। एक तो पहले नगर बसाया, फिर उसी को राजधानी बना दी। राजधानी बनाने के बाद देखा कि वहाँ पर इस तरीके के वहाँ कार्य होते हैं कि ज्वालामुखी मंदिर जो तोड़ा तो उसी का जो मंदिर के जो टुकड़े थे कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया। और जो मुसलमानों पर भी प्रतिबंध लगा दिया कि ताजिया निकालने के लिए और स्त्रियों को पीरों और संतों की मजारों पर जाने के लिए। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 को हो गई। फिर इसका पुत्र बैठता है इब्राहिम शाह गद्दी पर, जो कि आगरा के सिंहासन पर बैठा। और दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोदी प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदुओं के त्योहारों में मुख्यतः होली में भाग लेता था। तो यह एक ऐसा सरदार था जो हिंदुओं के त्योहार होली में भाग लेता था। दिल्ली की जो मौठ मस्जिद है वह सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री यानी कि वजीर मियाँ भोइया ने 1505 में बनवाई हुई थी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली की मौठ मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो इस सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री या वजीर मियाँ भोइया ने 1505 में किया। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। वह किसके बीच होता है? या इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है और इस युद्ध में वह मारा गया।
बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां के द्वारा दिया गया था। अब आते हैं सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था की ओर, जिसमें आता है कि केंद्रीय प्रशासन का मुखिया क्या कहलाता था? सुल्तान कहलाता था। बलबन और अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था। किसके समय में? लोधी वंश के शासनकाल में। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। बारी खास जो होता था वह सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बारी आजम जो होता था वह उसमें सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करते थे। फिर आते मंत्री और उनसे संबंधित विभाग। इन्हीं से ही आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, जैसे वजीर प्रधानमंत्री जो राजस्व विभाग का प्रमुख होता थे। मुशर्रिफ मुबालिक जो महालेखाकार थे, जो कि प्रांतों और अन्य विभागों से प्राप्त आय व्यय का लेखा जोखा करते थे। मजूमदार जो होते थे वह उधार दिए गए धन का हिसाब रखते थे। खजीन जो होते थे वह कोषाध्यक्ष होते हैं। आरज मुबालिक दीवान अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। सद्र उस्तूर धर्म विभाग या दान विभाग के प्रमुख होते थे। काजी उल कजात जो थे वह सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वरीद मुबालिक गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। वकील दर जो होते थे वह सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करते थे। दीवान खैरात दान विभाग, दीवान बंदगान दास विभाग, दीवान इस्तेहाक पेंशन विभाग के प्रमुख होते थे। सल्तनत काल में दीवानी रियासत धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों, योग्य विद्वानों, धर्मपरायण लोगों को वजीफा देता था और इसका अध्यक्ष सदर होता था, जो साधारणतः प्रधान काजी होता था और न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। तो ये सल्तनत काल में जो दीवानी रियासत होती थी उसके बारे में है। अब आते हैं और भी, जैसे कि विभाग और उनको बनाने वाले सुल्तान। तो दीवान और मुख्त राज के जो वित्त विभाग था उसे किसके द्वारा बनाया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवान कोही जो कि कृषि विभाग था उसे किसके द्वारा बनाया गया? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दीवान अर्ज जो सैन्य विभाग था उसे बलबन के द्वारा बनाया गया। दीवान बंदगान, दीवान खैरात और दीवान इस्तेहाक जो था वह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया। दीवान इंसा जो नामक विभाग राज्य के पत्राचार से संबंधित होता था और साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी और जिन दूतों की नियुक्ति की जाती थी उन्हें बरीद कहा जाता था। और लोक निर्माण विभाग की स्थापना जो थी वह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई और इसके द्वारा विभिन्न विभाग में नहरों और सार्वजनिक भवनों का भी निर्माण कराया गया। सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे इक्ता कहा जाता था और एकता या सूबा कहा जाता था, और यह शासन नायब बली या मुक्ति के द्वारा होता था। एकताओं को सिकों यानी कि जिलों में विभाजित किया जाता है, जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था और एक सैनिक अधिकारी होता था। राजस्व एवं कर व्यवस्था के बारे में, तो इसमें उस्र जो होता था मुसलमानों से लिया जाने वाला एक भूमि कर होता था। खराज जो होता था वह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर होता था। जक़ात मुसलमानों पर धार्मिक कर लगाया जाता था जो संपत्ति का 40वां हिस्सा होता था। जजिया गैर मुसलमानों पर लगने वाला एक धार्मिक कर होता था। खम्स क्या होता था? लूटे गए धन या खानों को भूमि में गड़े गए खजानों में प्राप्त संपत्ति का 1/5 होता था। तो इस तरीके से खम्स आता था और इसमें सिकंदर लोदी जो थे उन्होंने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया हुआ था। अब आते हैं हम इन्हीं के बारे में कि सिखों को परगने में पराजित किया गया और आमिल परगने का मुख्य अधिकारी होता था और मुशर्रिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी होता था। एक शहर या 100 गाँवों की जो देखरेख थी वह कौन करता था? अमीर सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी? ग्राम होती थी। ग्राम का सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद यानी कि छोटे जमींदार होते थे, फिर और मुकद्दम यानी मुखिया होते थे और ग्राम का एक पटवारी होता था। तो सल्तनत काल में इस तरीके की व्यवस्था थी। सुल्तान की स्थायी सेना खास खेल नाम दिया गया। मंगोल सेना के वर्गीकरण को दशमलव प्रणाली की सल्तनत सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया और सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने की मशीन को मंगलिक और अर्राद कहा गया। तो मंगलिक और अर्राद नाम पूछ ले तो क्या होगा? ये बारूद फेंकने की एक कला यानी कि बारूद फेंकने वाली एक मशीन। अब अलाउद्दीन ने ही एकता प्रथा को समाप्त किया हुआ था। अब उस टाइम पे 10 अश्वारोही सैनिक जो होते थे वह क्या था? एक सरे खेल, 10 सर एज खेल, एक सिपाही सलाहकार, 10 सिपाही सलाहकार, एक अमीर और 10 अमीर एक मालिक के बराबर, 10 मालिक एक खान के बराबर होते थे। अब आते हैं स्थान और प्रसिद्धि के कारण, जैसे कि सुरसुती जो था वह किस लिए प्रसिद्ध था? अच्छी किस्म के चावल के लिए।
फिर आता है अहिंदवाड़ा, व्यापारियों के तीर्थ स्थल के रूप में। सतगांव तो जो था वह रेशमी रजाइयों के लिए फेमस था। आगरा नील उत्पादन के लिए। बनारस सोने चांदी व जड़ी के लिए फेमस था। तो उस टाइम पे ये प्रसिद्ध जगह थी जो इसके लिए फेमस थे। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया था। एकता प्रथा को जब दोबारा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब, रूस से मंगाए जाते थे और हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। और सल्तनतकालीन कानून जो था वह शरीयत, कुरान, हदीस पर आधारित था और इसमें 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे, जिसमें कुरान, हदीस, इजमा, कयास एक प्रमुख 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था और सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्तई कहा जाता था। भूमि की नाप जोख करने के क्षेत्रफल के आधार पर लगान का जो निर्धारण है वह मसाहत करता था, जिसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की हुई थी। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि कौन सी थी? खालसा भूमि होती थी। अलाउद्दीन ने दान की गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित किया। सल्तनतकालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टंके और तावे के दिरहम पर आधारित थी और देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के बारे में पूछ लिया जाए तो देवल जो था वह अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। अब आते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत देखा जाए तो इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा की गई थी। विजयनगर का जो साम्राज्य था, जिसका अर्थ क्या था, मतलब कि शाब्दार्थिक अर्थ क्या था? जीत का शहर कहा जाता था। संगम राजवंश की स्थापना के बारे में किया। हरिहर एवं बुक्का के पिता जो संगम थे उनके नाम पर हरिहर और बुक्का ने संगम राज्य की स्थापना की। इसकी राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे थी। राजभाषा जो थी वह तेलुगु थी। अब आता है कि विजयनगर साम्राज्य जो था वह निम्न वंशों में विभाजित था। कौन कौन से वंश थे? जैसे कि पहला वंश आता है इसके अंतर्गत संगम वंश। संगम वंश में विभाजित था। दूसरा विभाजित था इसमें सालुब वंश में। फिर तीसरा विभाजित था आपका तुलुब वंश में और चौथा आता है अरावडू में। तो संगम वंश के प्रमुख वंशों, विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख वंशों का कभी कभी क्रम पूछ लिया जाता है। तो अभी तो एक क्रम ही पूछा जाता है और हम इसके अंतर्गत भी पढ़ लेंगे। तो अगर क्रम पूछेगा तो आपको याद रखना है संगम, सालुब, तुलुब, अरावडू। क्या? संगम, सालुब, तुलुब, अरावडू। और इसके डिटेल में पढ़ लेते हैं तो और ज़्यादा याद रहेगा। तो संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन सा था? देवराज सेकंड। संगम शासन के जो प्रमुख शासक है कौन कौन थे? पहले हरिहर आते हैं। फिर बुक्का प्रथम जो था वह वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की इसने उपाधि धारण की हुई थी। हरिहर सेकंड जो था वह महाराजा धीराज की उपाधि धारण की हुई थी, जो संगम राजवंश में पहला ऐसा शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की हुई थी। कौन? हरिहर सेकंड। देवराय फर्स्ट जो थे उन्होंने इटली का यात्री निकोलो क्वांटी इन्हीं के दरबार में आया हुआ था। देवराय सेकंड जो था सबसे प्रतापी राजा था और इन्हीं के समय काल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आए हुए थे। मल्लिकार्जुन था जो उसे प्रौढ़ देवराय कहा गया और साथ में आते थे विरूपाक्ष सेकंड। तो ये संगम कालीन ये प्रमुख शासक हैं जिनकी ये प्रमुख इनकी विशेषताएं भी हैं। अब आता है सालुब वंश। सालुब वंश का जो प्रथम मतलब कि जो संस्थापक था वह सालुब नरसिंह था। कौन थे? सालिब नरसिंह। और इनका संगम काल का समय काल कितना था? 1336 से 1485 और इनका समय काल था 1485 से 1506 तक रहे सालुब, जिनका एक ही शासक था। कौन? सालुब नरसिंह। फिर आते हैं हम तुलुब वंश की ओर। तुलुब वंश की ओर अंतर्गत आते हैं तो इनकी स्थापना जो है वह वीर नरसिंह के द्वारा की गई थी। तो तुलुब वंश का जो समय काल है कितना? 1505 से 1565 इनका समय काल है और इनकी स्थापना किसके द्वारा की गई? वीर नरसिंह के द्वारा। इनके जो महान शासक रहे थे वह कृष्णदेव राय रहे थे। कृष्णदेव राय का जो एक महान शासक के रूप में उल्लेख, यानी कि एक शक्तिशाली शासक के रूप में बाबर की जो आत्मकथा है उसमें इनका उल्लेख मिलता है कि कृष्णदेव राय एक महान शासक थे। और दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे और जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसके समय काल में अष्टदिग्गज यानी कि 8 कवि रहते थे? तो ये कृष्णदेव राय थे जो कि विजयनगर साम्राज्य के तुलुक वंश के अंतर्गत आते थे। तेलुगु साहित्य की क्लासिक युग भी कहा जाता था कृष्णदेव राय के समय को। और कृष्णदेव राय ने ही तेलुगु में अमुक्तमालयाद, संस्कृत में जामवती कल्याणम,
एवं यूसा की परिचय किया हुआ था और इनको कृष्णदेवराय को ही आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की सपाधि से विभूषित किया। तो कौन रहे हैं आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह कौन रहे? कृष्णदेव राय। तो इनके समय काल में कार्य भी हुए और इनको ये उपाधि से सुशोभित किया गया। और 1570 से 1562 व 1672 बीच के बीच आता है अराविडू वंश, जिसकी स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को परास्त करके पेनुकोंडा में की हुई थी। तो कहाँ की हुई थी स्थापना? पेनुकोंडा में, तिरुमल के द्वारा सदाशिव को परास्त करके। फिर आते हैं इनके विजयनगर साम्राज्य के पतन का क्या कारण था कि इनके पतन जो हो गया। तो पतन के कारण के पीछे इनका युद्ध एक कारण होता है, जो कि राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध। आपसे इन तीनों नामों के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन है। तो ये राक्षसी तंगड़ी युद्ध या तालीकोटा का युद्ध या बन्नीकोटा का युद्ध जो कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 को हुआ था। इसी युद्ध के बाद से ही विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। और विजयनगर साम्राज्य की जो प्रशासनिक इकाई थी वो क्या थी? तो इसकी प्रांत जिसे मंडल कहा जाता था, फिर आती थी कोट्टे में जिसे बलनाडु कहा जाता है या जिला होती थी, फिर नाडु होती थी, फिर मेलग्राम जो होता था वह 5 गांव का समूह होता था, फिर उर जो होता था वह ग्राम होता था। ग्राम, मेलग्राम, नाडु, बलनाडु, प्रांत, जिसमें प्रांत या जिसे मंडल कहा जाता था, कोट्टा में बलनाडु जिसे जिला कहा जाता था, फिर आता था नाडु यानी कि जो जनपद कहलाया, तब जनपद ही अभी जो आम अभी के हिसाब से जनपद के मान लेते हैं। मेला ग्राम जो था वह 50 ग्रामों का समूह था और उर जो था वह ग्राम था। तो इस तरीके से प्रशासनिक इकाई है। तो इनका क्रम कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो प्रांत, फिर कोट्टम या वलनाडु, फिर नाडु, फिर मेला ग्राम और उर। तो इस तरीके से आता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट मुगल साम्राज्य की ओर। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारे 3 मेजर टॉपिक फिनिश होते हैं। अब हम पढ़ते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य में सबसे पहले हम प्रमुख शासकों के बारे में जानते हैं। तो इसमें पहले नंबर पर शासक आते हैं बाबर, जिनका समय काल 1526 से 1530 तक रहता है। फिर आते हैं हुमायूं, जो कि 1530 से 1556 तक रहे। इन्हीं का बीच में आपके शेरशाह जो हैं एवं उनके उत्तराधिकारी शासन करते हैं। 1540 से 1545 के बीच एक तो शेरशाह का शासनकाल रहा, इसी के बीच इनके उत्तराधिकारी भी शासन करते हैं। और फिर बाद में पहले हुमायूं शासक करता है, फिर दोबारा से हुमायूं की वापसी होती तो हुमायूं शासन करते हैं। तो टोटल इसमें ये डेट दी गई है। बीच में देखा जाए तो ये 5 साल ये करते और 10 साल इनके उत्तराधिकारी करते हैं। तो टोटल 10 साल शेरशाह के शासन चलता है। फिर आता है अकबर का शासन, जो कि 1526 से 1605 तक चलता है। फिर जहांगीर, जो कि 1605 से 1627 में। इसके बाद शाहजहां, जो 1627 से 1657 तक। फिर औरंगजेब, जो कि 1658 से 1707 तक इनका शासन रहता है। तो इस तरीके से प्रमुख शासक हैं मुगल साम्राज्य के, जिनके प्रमुख शासन रहते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि मुगल साम्राज्य की स्थापना के बारे में कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर थे और बाबर के उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। और उन्होंने बाबर में मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पातशाही की स्थापना की, जिसके तहत बादशाह कहा जाता था। तो इनकी एक पृष्ठभूमि रही। तो सबसे पहले आते हैं हम बाबर के बारे में पढ़ते हैं। तो बाबर का जो समय काल था 1526 से 1530। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? फरवरी 1483 में हुआ था। इनके पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा, जो कि फरगाना नामक छोटे राज्य के राजा थे। और ये बाबर फरगाना की गद्दी 8 जून 1894 पर बैठा हुआ था। बाबर ने ही बादशाह की उपाधि धारण की और बाबर ने तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने नहीं धारण की थी, लेकिन बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर के 4 पुत्र थे। कौन सा? हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। तो इनके पुत्रों के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो कौन कौन है बाबर के पुत्र? हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। बाबर ने 5 बार आक्रमण किया। तो कौन कौन बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया? प्रथम अभियान जो था 1519 में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था और बाबर ने बाजोर और भीरा पर अपने अधिकार कर लिया था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था उस टाइम पे पहली बार तुगलका नीति या तोपखाने का प्रयोग किया गया। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके समय काल में, यानी कि कौन सी युद्ध में तुगलका युद्ध नीति या तोपखाने का प्रयोग किया गया। तो ये बाबर के समय में, पृथ्वीराज पानीपत के प्रथम युद्ध के समय में।
अब उस्ताद अली मुस्तफ़ा बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे जिन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। अब आते हैं बाबर के द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए। बाबर के युद्धों के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस किस के बीच हुआ और इनका क्रम पूछा जाता है। ये आपका आता ही है मैक्सिमम टाइम। तो पहला युद्ध था पानीपत का युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। सभी युद्धों में बाबर विजयी होता है। खानवा का युद्ध जो था 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को मैदनी राय और बाबर के बीच होता है और घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को अफगानों एवं बाबर के बीच होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसको याद करने का ये क्रम याद कर ले, मतलब ऐसे ही कि पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चाय पी, फिर घाघरा की ओर चले गए। तो इस तरीके की ट्रिक से याद कर लेंगे कि पहले पानी पिया यानी कि पानीपत का युद्ध हुआ, फिर खाना खाया, खानवा का युद्ध हुआ, फिर चाय पिया, फिर घाघरा चले गए। तो ये चंदेरी का युद्ध हुआ, फिर घाघरा का युद्ध हुआ। तो इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक याद करेंगे तो हो जाएगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध राणा सागा और बाबर के बीच। चंदेरी का युद्ध मैदनी राय और बाबर के बीच 29 जनवरी 1528 को। घाघरा का युद्ध अफगानों और बाबर के बीच 6 मई 1529 को होता है। इब्राहिम लोदी जो थे वह मध्यकाल के ऐसे प्रथम शासक थे जो युद्ध स्थल में मारा गया और उसका जो मित्र था ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने भी युद्ध स्थल में मारे गए थे। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा जो विक्रमजीत थे उनके परिवार से प्राप्त किया हुआ था। बाबर की उदारता के कारण इन्हें कलंदर की उपाधि दी गई और बाबर ने ही मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया और खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की। तो गाजी की उपाधि किसने धारण की? बाबर ने। और 30 जनवरी 1528 को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई और बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 ईस्वी को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की और नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों की शरण न देने का वचन दिया। तो इस तरीके से देखा जाए तो बाबर की मृत्यु जो है वह 48 वर्ष की उम्र में आगरा में हो गई। फिर प्रारंभ में बाबर की शव को आगरा के आरामबाग में दफनाया गया लेकिन बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। तो इनकी कब्रों के बारे में भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि जितने भी मुगल शासक हैं तो उनको कहाँ पर दफनाया गया, इनकी कब्रों के बारे में पूछ लिया जाता है कि एक सीक्वेंस पूछ लिया जाता है सुमेलित है के फॉर्म में। तो बाबर को कहाँ दफनाया गया? आगरा में मतलब की मृत्यु हुई थी। फिर आगरा के आरामबाग में पहले दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर उसे दफनाया गया। बाबर की जो मातृभाषा तुर्की थी लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था और बाबर ने अपनी जो आत्मकथा है बाबरनामा को तुर्की में रचना की थी जिसका अनुवाद बाद में फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया था। और चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा। और बाबर को मुवैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता कहा जाता और प्रसिद्ध नक्सलवादी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था और बाबर का जो उत्तराधिकारी हुए हुमायूं के कितने पुत्र थे? बाबर के कितने पुत्र थे? चार में से कौन सा गद्दी पर बैठता है? हुमायूं बैठते हैं। तो हुमायूं का जो समयकाल है वह आता है 1530 से 1556 में। और नसरुद्दीन हुमायूं के नाम से 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा और गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बद्स खां का सूबेदार था। वह अपने पिता के निर्देशों के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया, जिसमें कामरान को काबिल और कांधार, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर व मेवाड़ की जागीरें दे दी और अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बद्स खां का प्रदेश दे दिया। तो इस तरीके से पिता के निर्देशों के अनुसार हुमायूं के द्वारा संपत्ति का बंटवारा कर दिया गया। फिर 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक नए नगर की स्थापना करता है। फिर हुमायूं के अब इसमें युद्ध आते हैं।
तो कौन सा आता है? चौसा का युद्ध, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, ये काफ़ी फेमस रहते हैं। तो चौसा का युद्ध कब होता है? ये 25 जून 1539 ईस्वी को शेर खां और हुमायूं के बीच होता है। इस युद्ध में शेर खां विजय होता है और इसी युद्ध के बाद शेर खां शेरशाह की पदवी धारण कर लेता है। और बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जब 17 मई 1540 को होता है तो यह भी शेर खां और हुमायूं के बीच होता है, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ और शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो जो 1540 में जब 1540 से शेरशाह का जो शासन चलता है 1545 तक, तो उस टाइम पे दो युद्ध होते हैं जिसमें जो हुमायूं होते हैं वह हार जाते हैं। पहला होता है चौसा का युद्ध जो कि 25 जून 1539 ईस्वी को होता है। कौन सा होता है? 25 जून 1539 को चौसा का युद्ध। फिर होता है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जिसमें 17 मई 1540 को। दोनों में ही शेर खां जो होता है वह विजयी होता है। और फिर जब बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में होता है तो उस टाइम पर आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया जाता है शेर खां के द्वारा। और बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं जो होता है वह सिंध की ओर चला जाता है और 15 वर्षों तक वह घुमक्कड़ जीवन निर्वासित करता है, यानी कि 15 वर्षों तक वह ऐसे ही जीवन निर्वासित करता है। और निर्वासन के समय हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु जो फारसी भाषी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अल अकबर जामे की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाह करते हैं और इन्हीं से ही हमीदा बानो बेगम से अकबर का जन्म होता है जो एक महान सम्राट बनते हैं। 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली पर बैठता है। तो 1540 में जो कन्नौज या बिलग्राम का जो युद्ध होता है तो उस टाइम पे जब युद्ध हो जाता है तो दिल्ली और आगरा पर शेरशाह सूरी के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। लेकिन फिर 1555 में, यानी कि 15 साल तक वो निर्वासित जीवन व्यतीत करता है। उसी टाइम पे उसकी शादी हमीदा बानो बेगम से होती है और जिससे अकबर पुत्र का जन्म होता है। फिर बाद में ये 15 वर्ष बाद आता है तो उस टाइम पे फिर से शेरशाह सूरी के जो उत्तराधिकारी हैं उनको पराजित करके दिल्ली पर बैठता है, क्योंकि शेरशाह सूरी का जो समय काल है वो सिर्फ 5 साल रहता है। 10 साल उसके उत्तराधिकारियों का शासनकाल रहता है। हुमायूं द्वारा लड़े गए जो 4 युद्ध हैं, जैसे कि पहला आता है देवरा का युद्ध जो 1531 में लड़ता है, चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में और सरहिंद का युद्ध 1555 में। तो 1555 का युद्ध कौन सा होता है? सरहिंद का युद्ध। पहले ये शुरुआत होती है 1531 में देवरा के युद्ध से। दूसरा युद्ध होता है आपका 1539 में चौसा का युद्ध। तीसरा युद्ध होता है बिलग्राम का 1540 में। फिर होता है सरहिंद का युद्ध 1555 में। तो इस तरीके से हुमायूं के प्रमुख युद्धों के बारे में है। फिर 1 जनवरी 1526 को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और हुमायूं के बारे में इतिहासकार लैनपुल के द्वारा कहा गया है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। तो ये लैनपुल के द्वारा हुमायूं के जीवन के बारे में कहा गया था। और इसी तरीके का हुमायूं का जीवन भी निकला कि इसका पूरा जीवन लड़ाइयों और संघर्षों के बीच ही निकला। और वो 15 वर्ष था, उस टाइम पे निर्वासित जीवन व्यतीत किया, तो कोई शासन करने का ज़्यादा टेन्योर नहीं रहा। पूरे टाइम युद्ध ही युद्ध होते रहे। हुमायूं नामा की जो रचना है वह गुलबदन बेगम ने के द्वारा की गई थी। और हुमायूं जो था वह ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए हुए थे। अब आते हैं शेरशाह के बारे में। शेरशाह के अंतर्गत देखा जाए तो इनका समयकाल 1540 से 1545 है। वह सूर साम्राज्य का संस्थापक और अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। यह डॉक्टर KR कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल जो कि महेंद्रगढ़ स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर पर 1486 में शेरशाह का जन्म होता है। परमात्मा शरण का विचार है कि शेरशाह का जन्म 1472 में हुआ था। इनके बचपन का नाम फरीद खां था और यशूर वंश से संबंधित था। इनके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार हुआ करते थे। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही बार से मार दिया था और उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दी। तो शेर खां की उपाधि शेरशाह सूरी को क्यों दी गई?
क्योंकि उन्होंने तलवार के ही एक बार में शेर को मार दिया था। इस कारण से उन्हें शेर खां की उपाधि थी। किसके द्वारा दी गई? बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी के द्वारा। शेरशाह जो था बिलग्राम के युद्ध में 1540 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले के जीतने के क्रम में 22 मई 1545 को हो जाती है और मृत्यु के बाद वह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था और कालिंजर का शासक कीरत सेन था। हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण शेरशाह का जो मकबरा सासाराम में झील के बीच में ऊंचे टीले पर बना हुआ है, वह हिंद और ईरानी वास्तुकला का एक उदाहरण है, जो कि पहला उदाहरण है। रोहितासगढ़ का किला एक कोयना जो कि दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा कराया गया और शेरशाह ने रोहितासगढ़ के दुर्ग और कन्नौज के स्थान पर शेरसूए नामक नगर भी बसाया हुआ था। और शेरशाह का उत्तराधिकारी का पुत्र कौन सा था? इस्लाम शाह। तो शेरशाह के उत्तराधिकारी से पूछा गया है कि शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था। ये MPPSC में क्वेश्चन पूछा गया था, तो 4 दे दिए थे, तो ये आपका इस्लाम शाह के द्वारा शेरशाह का उत्तराधिकारी रहे थे। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया और शेरशाह के समय में पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। शेरशाह ने सोने के सिक्के को असरफ, चांदी के सिक्के को रुपया और तांबे को दान नामक सिक्के चलाए। तो शेरशाह के शासनकाल के सिक्कों के नाम में पूछ लेता है। असरफ, रुपया और दाम किसे कहा जाता है? तो असरफ सोने का सिक्का, चांदी का रुपया जो था चांदी का रुपया और दाम जो था वह तांबे को कहा जाता था। चांदी का रुपया जो सर्वप्रथम शेरशाह ने जारी किया हुआ था वो चांदी के रुपये तांबे के दाम का विनिमय 1:64 के अनुपात में हुआ करता था। शेरशाह के समय में तांबे के अन्य सिक्के अघोला, पावला, दमड़ी और जीतल हुआ करते थे। कबूलियत एवं पर्दा प्रथा की शुरुआत भी शेरशाह ने की हुई थी और शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया और इसने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई और डाक प्रथा का प्रचलन भी शेरशाह के द्वारा किया गया। और मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के ही समकालीन है। तो मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन रहते हैं? शेरशाह के समकालीन रहते हैं। अब आते हैं हम महान शासक मुगल सम्राट के अकबर के बारे में पढ़ते हैं, जिनका समय काल 1556 से 1605 के बीच होता है। 1556 में सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट की राणा वीरसाल के महल में होता है। अकबर के बचपन का नाम जलाल था और उसे राज्याभिषेक 14 फरवरी 1526 को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर होता है। अकबर के समकालीन शासक आते हैं रानी एलिजाबेथ, जो कि 1558 से 1603 ईस्वी तक रहीं। शाह अब्बास 1588 से 1629। जार इवान फोर्थ जो बेसियल ये जो रहे हैं वह रूस के रहे, जिन्होंने इवान टी टेरिबल के नाम से ये कुख्यात था। तो इनके ये अकबर के समकालीन शासक रहे। अकबर जो थे वह शिक्षक लतीफ़ ईरानी विद्वान था, अकबर का जो शिक्षक था, और वह जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी से उपाधि से राज सिंहासन बैठे। बैरम खां जो कि शिया मतावलंबी 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक कहा रहा, उसे बदखां का निवासी था और उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। तो ये बैरम खां के संरक्षण में जब अकबर रहते हैं तो उसके बारे में बात कर रहा है। फिर आता है पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध 15 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच होता है, जिसमें अकबर विजयी होते हैं। और 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक से बैरम खां की हत्या हो जाती है। इसकी पूरी हिस्ट्री है कि बैरम खां के संरक्षण में जब अकबर रहते हैं तो किस तरीके से उनको भेजा जाता है। तो इस तरीके की जब आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो एक हिस्टोरी के बेसिस पे रहेगा। अभी आपको फैक्चुअल चीज़ें जाननी है ताकि ये है कि आपका एग्ज़ाम में ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं तो एग्ज़ाम में अटैम्प्ट हो जाए। तो इस तरीके से देखा जाए तो बैरम खां का संरक्षण होता है और बैरम खां की जो मतलब कि मक्का की जब वो तीर्थ यात्रा करता है तो उस टाइम पे इसकी हत्या कर दी जाती है। हरम दल से यह पूर्णतः अकबर 1562 में मुक्त हो जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध होता है 18 जून 1576 का, तो उस टाइम पे मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच होता है। इस युद्ध में भी अकबर की विजय होती है और मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह और आसफ खां के द्वारा किया जाता है, जिसमें अकबर का सेनापति मानसिंह होता है। फिर हल्दी घाटी के समय युद्ध में कुंभलगढ़ राणा प्रताप जो कई राजधानी थी और इस राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान
की फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना में भाग लिया हुआ था। तो ये हल्दी घाटी युद्ध के बारे में है। फिर महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है और एक सख्त धनुष की प्रत्यक्षा चढ़ते हुए अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो जाती है। फिर आते हैं कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था, और हाथी का नाम राम प्रसाद हुआ करता था। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन थे? अकबर थे, और दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। और बीरबल का जो नाम था वह महेशदास था, जो कि ब्राह्मणों के राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहते थे। जिस तरीके से वो अकबर बीरबल की जो स्टोरी पढ़ते हैं उसमें अकबर के जो मतलब कि दरबारी रहे हैं वह बीरबल रहे हैं, जो एक ब्राह्मण था और इसका नाम महेशदास हुआ करता था, और ये हमेशा अकबर के साथ रहते थे। और अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि धारण करते दी, और शाही दरबारी में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्य उपासना को भी शुरू किया। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी, और अकबर के दीवान राजा टोडरमल, जो कि खत्री जाति से संबंधित थे, उन्होंने 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की हुई थी, यानी व्यवस्था को लागू किया। तो ये 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? राजा टोडरमल के द्वारा, जो कि अकबर के दीवान रहे। इनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला, और यहीं से उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा हुआ था। और गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने इस संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा हुआ था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन रहे हैं? अब्दुल समद। ये चित्रकार से और संगीतकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, पूछे जाने की पॉसिबिलिटी भी है कि अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन हैं। 4-5 नाम दे दें तो आपको याद रखना है। अब्दुल समद। और अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन है। तानसेन आते हैं। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि दास प्रथा का अंत कब होता है? 1562 में। अकबर को हरमदल से मुक्ति 1562 में मिलती है। तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त होता है? 1563 में। जजिया कर की समाप्ति 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं आगरा का राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण 1571 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में होती है। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों की प्रवेश की अनुमति 1578 में। मजहर की घोषणा 1579 में। दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में। इलाही संबत की शुरुआत 1583 में होती है, और राजधानी लाहौर स्थानांतरण 1585 में होता है। तो इस तरीके से आता है। अब आते हैं दसवंत बसावन, जो रहे थे अकबर के प्रमुख दरबारी चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल में प्रमुख गायक जो तानसेन थे, बाज बहादुर, बाबा रामदास, बैजू बावरा थे। और जो तानसेन थे वह ग्वालियर के ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था 1506 में। इनका जो असली नाम था रामतनु पांडे था, क्योंकि इनके नाम से रिलेटेड पूछा गया है कि जो तानसेन का वास्तविक नाम क्या है। तो कुछ जो है उनके वास्तविक नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। वह ध्रुपद गायन शैली के महान संगीतकार थे। इनकी कृतियों में आते हैं मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कान्हे हैं। कंठाभरण वाड़ी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी हुई थी, और तानसेन ने अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में हुआ था। अकबर के काल में ही स्वामी हरिदास एक महान संगीतज्ञ थे, जिन्होंने वृंदावन में रहकर भगवान कृष्ण की उपासना किया करते थे। और एक मत के अनुसार देखा जाए तो इन्होंने अकबर के दरबार में आने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम सिर्फ अपने भगवान के लिए गाते हैं। तो इसमें अकबर के द्वारा अकबर खुद ही उनके यहाँ गाना सुनने के लिए हरिदास के यहाँ उनकी कुटिया पर गए हुए थे। दास्तान ए अमीर हमजा, जो कि हमजानामा है, जो प्रसिद्ध अरबी महाकाव्य है के नाम से फेमस है, और यह मुगल चित्रकला की सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। और इसे हजरत मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्वक कारनामों के चित्रित किया जाता है। पांडुलिपि का चित्रण मीर सैयद अली और अबुल सैमद के नेतृत्व में ग्वालियर, गुजरात, लाहौर, कश्मीर और मालवा से बुलाए गए 100 चित्रकारों के समूह ने किया हुआ है। तो इस तरीके से अकबर के शासनकाल की प्रमुख विशेषता क्या है? मनसबदारी प्रथा का होना, और अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को होती है, और इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया जाता था। तो अकबर को कहाँ दफनाया जाता है?
आगरा के निकट सिकंदरा में। और स्थापत्य के क्षेत्र में अकबर की प्रमुख कृतियाँ जैसे कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, ये सब अकबर के द्वारा बनाई गई प्रमुख स्थापत्य कलाएँ हैं। अकबर के दरबार में सुशोभित 9 रत्न कौन से हैं? अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फकीर अजूरुद्दीन और मुल्लादो प्याजा। तो ये अकबर के समय के 9 रत्न आते हैं। अबुल फजल का जो बड़ा भाई फैजी था वह अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। तो जो 9 रत्न थे फैजी, 9 रत्न में से जो एक फैजी थे, फैजी का जो भाई था अबुल फजल का जो बड़ा भाई फैजी था वह अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर भी सुशोभित था। फिर आते हैं अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी, जिन्हें दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। अकबर ने भगवान दास जो कि आमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी। यूसुफ जाहियों के विद्रोह को दबाने के लिए दौरान बीरबल की हत्या हो गई और 1602 ईस्वी में सलीम जहांगीर ने निर्देश पर दक्षिण में आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल की रास्ते में बीर सिंह बुंदौला नामक सरदार ने इसकी हत्या कर दी। और मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिसमें नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूं, शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी में अनुवाद किया और महाभारत का नाम रज्मनामा यानी कि युद्धों की पुस्तक के नाम पर रखा। तो रज्मनामा किसका नाम था? महाभारत का। और इसका किसके द्वारा अनुवाद किया गया? अब्दुल कादिर बदायूं, शेख सुल्तान, नकीब खां ने, इन सभी ने रामायण एवं महाभारत का फारसी में अनुवाद किया हुआ था। पंचतंत्र का भी फारसी में भाषा में अनुवाद किया गया। अबुल फजल ने अनवरत ए सादत नाम से, मौलाना हुसैन फैज़ ने यारी दानिश नाम से किया, हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला साहब मोहम्मद ने राजतरंगिणी का, अब्दुल रहीम खान ने तुजुक की बाबरी का और फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। और फैजी ने नल दमयंती जो कि सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा और भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडरमल ने किया। अब्दुल कादिर बदायूं ने सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद फारसी में किया और ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ तजक एवं तुजुक का फारसी में अनुवाद जहान जफर नाम से मोहम्मद खां गुजराती ने किया हुआ था। तो इस तरीके से अकबर के समय में इन प्रमुख ग्रंथों का अनुवाद किया गया। निजामुद्दीन पानीपत ने रामायण के परिशिष्ट के रूप में योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया। अकबर के काल में ही हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है और अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि दी हुई थी। तो कवि प्रिय और नरहरि महापात्र की उपाधि किसको दी गई? बीरबल को, और कवि प्रिय के नरहरि को महापात्र की उपाधि दी। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया। तो ये क्वेश्चन आता है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया? तो किस विजय में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। 4 वर्ग बनाने की जो परंपरा किसके समय काल में हुई? अकबर के समय काल में। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद और कड़ी जड़ी कलम की उपाधि से मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी भाषा हुआ करती थी। अकबर नक्कारा नया नगाड़ा नामक बद्ध यंत्र बजाता था। मुगल मुद्रा व्यवस्था की सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? अकबर को प्राप्त है और उसके एक सिक्के पर कलमे की जगह उल्लाह उल अकबर जल्ले जलाहू दूसरी ओर टकसाल का नाम अंकित होता था और उसके चांदी के एक अन्य सिक्के एक बार धनुर्धारी राम और राम के पीछे सीता की प्रतिमाएं अंकित है और ऊपर राम से शब्द अंकित है। और अकबर ने ही असीरगढ़ की विजय की स्मृति में अपने सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित करवाई थी। तो ये अकबर के द्वारा कराया गया था। अब आते हैं हम जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर का जो समय काल आता है 1605 से 1627। 1605 में आता है कि अकबर के उत्तराधिकारी सलीम हुआ। सलीम यानी कि जहांगीर के बचपन का नाम था, जिनका जन्म 24 अक्टूबर 1605 को नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा हुआ था। और इसने जहांगीर का जन्म जो था वह 30 अगस्त 1559 को होता है। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। तो ये पूछ लिया जाता है कि अकबर के जो पुत्र रहे, मतलब कि अकबर ने किसका नाम सूफी संत के नाम पर रखा, यानी सलीम का जो नाम था वह किस सूफी संत के नाम पर रखा? तो ये किसके नाम पर? सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर
अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा हुआ था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। तो न्याय की जंजीर के लिए किसे याद किया जाता है? जहांगीर का। क्वेश्चन पूछने का पैटर्न कुछ अलग नहीं होता है, इन्हीं में से ही जो आपको बताया जा रहा है इन्हीं में से ही आपका क्वेश्चन बना दिया जाता है। बस ये है कि यहाँ जो एक साथ दिया गया है इसको एक साथ क्वेश्चन ना पूछ के 3-4 चीज़ों को अलग अलग जगह से मिलाकर दे दिया जाता है। तो इस तरीके से ये होता है कि आपको याद तो सब रहता है लेकिन कन्फ्यूजन होने लगती है। तो आपको बस एक बार अच्छे से सुन लेना है, 1 से 2 बार सुन लेना है। जब आप सुन लेते हैं तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। यह जंजीर सोने की बनी थी और जो आगरा के किले में साहेबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे पर लगवाई गई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तो जो कि जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय जो था वह मोतबिंद खां को जाता है। और जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया और खुसरो ने जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैराबल नामक मैदान में हुआ और खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिक्कों के 5वें गुरु जो अर्जुन देव थे उनको फांसी दिलवा दी और खुसरो के गुरु ने से गोविंदवाल से मिला हुआ था। और अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम और शाहजहां की उपाधि धारण की हुई थी। और 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया और शाह अब्बास इस पर अधिकार कर लिया। अब आते हैं नूरजहां के बारे में। जिसमें नूरजहां जो थी वह मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। इनका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था और यह नूरजहां का विवाह जो था वह अली कुली बेग से संबंधित था। ये नूरजहां जो जुंटा बनाया गया था तो उसमें इनके नाम पूछे गए थे कि इनके अंतर्गत कौन कौन इसमें शामिल थे। तो इसमें आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके आते हैं कि किसकी पुत्री थी या फिर क्योंकि इनसे काफ़ी सारे कार्य किए हैं इन्हें तो इसके कारण ये बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती हैं। कि शेरशाह ने एक शेर को मार के कारण के अली कुली बेग शेर अफगान की उपाधि प्रदान की थी और 1607 में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई थी। और सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज़ त्यौहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा था और उसके सौंदर्य में मुग्ध होकर 1611 में उनसे विवाह कर लिया। और विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूरमहल और नूरजहां की उपाधि प्रदान की। तो मेहरुन्निसा उनका नाम था। जहांगीर के द्वारा नूरजहां की उपाधि प्रदान की गई और नूरजहां के सम्मान में ही उन्होंने जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए हुए थे। नूरजहां ने ही गयास बेग को शाही दीवान बनाया था और एतमद्दौला का उपाधि धारण की थी। और जहांगीर के शासनकाल में ही रानियों को उच्च पद प्राप्त हुए थे। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहर यार के साथ हुई थी। और नूरजहां की मां असमत बेग ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। तो ये गुलाब से इत्र निकालने की जो विधि किसके द्वारा खोजी गई थी? असमत बेग ने, जो कि नूरजहां की मां थी। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। महाबत खां जो थे इन्होंने झेलम नदी के तट पर 1626 में जहांगीर, नूरजहां और उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। और जहांगीर के 5 पुत्र थे। कौन कौन से? खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहर यार, जहांदार थे। 28 अक्टूबर 1627 को भीमबाड़ नायक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई और शाहजहां लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया था। तो इनके संदर्भ में और 28 अक्टूबर 1627 को इनकी मृत्यु दफनाया गया। फिर मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जो थी वह जहांगीर के समयकाल में ही पहुंची। और जहांगीर के समयकाल के प्रमुख चित्रकार थे आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशनदास, मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेग, दौलत थे। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की हुई थी। और मुगल शासकों ने सर्वप्रथम जहांगीर ने ही राजा की आकृति युक्त सिक्के जारी किए हुए थे। और इनके समय निसार चांदी का सिक्का था जो रुपये के 1/4 बराबर होता था। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन की जो जहांगीर ने क्रमशः नादिर उल उसर, नादरुज्जमा की उपाधि प्रदान की हुई थी। और इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडितराज की उपाधि धारण की हुई थी। जहांगीर ने ही अपनी आत्मकथा में लिखा था कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी भी मृत व्यक्ति का हो या जीवित व्यक्ति का हो, द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह चित्र किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आँख किसी की एक चित्रकार ने, भौहें किसी और चित्रकार ने बनाई हो तो मैं जान लेता हूँ कि आँख किसने और भौहें किसने बनाई थी। तो यानी कि जहांगीर जो था इतना चित्र कला में प्रेमी था कि वो हर तरीके से
जान लेता था कि इस तरीके से ये किसके द्वारा ये चित्र बनाया गया है। और इसे चित्रकला का जो उत्कर्ष मतलब कि स्वर्णकाल जो है वह जहांगीर के समय काल को भी कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। एतमद्दौला का जो मकबरा है 1626 में नूर जहां बेगम ने बनवाया था और मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह पहली ऐसी इमारत थी जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमर से बनाई गई थी और सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्रादूरा नामक जड़ाऊ काम किया गया था। तो पित्रादूरा जो टेक्निक है तो इसका सर्वप्रथम काम किस में किया गया था? एतमद्दौला के मकबरे में। एतमद्दौला का मकबरा कहाँ बनाया गया है? मुगल कालीन स्थापत्य है जिसे सर्वप्रथम पित्रादूरा नामक एतमद्दौला में बनवाया गया। यह एक जड़ाऊ काम था और यह अशोक के कौशाम्बी स्थित सर्वप्रथम प्रयाग में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्ती एवं जहांगीर के लेख का उत्कीर्ण इसमें किया गया है। अब आते हैं जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस जो कि प्रथम अंग्रेज सर टॉमस रूप, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए और भारत में तंबाकू की खेती का सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल में ही प्रारंभ हुई थी और पुर्तगालियों द्वारा सर्वप्रथम 1605 में दक्षिण में तंबाकू खेती का प्रारंभ किया गया था जो कि ब्राज़ील से लाए थे। शाहजहाँ के बारे में 1627 से 1657 ईस्वी के बीच का शाहजहाँ का शासनकाल है। शाहजहाँ सिंहासन पर बैठते हैं जहांगीर के बाद और जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय शाह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 को खुर्रम यानी कि शाहजहाँ का जन्म होता है और खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से होता है और अर्जुमंद बानो बेगम शाहजहाँ ने मालिका ए जमाली की उपाधि इनको प्रदान की हुई थी और प्रसव पीड़ा के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है और 4 फरवरी 1628 को शाहजहाँ आगरा में अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ईसानी की उपाधि से सिंहासन पर बैठता है और शाहजहाँ ने आसफ खां को वजीर पद और महाबत खां को खान खां की उपाधि देता है। इसमें नूरजहाँ को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया और 1645 में उसकी मृत्यु हो जाती है। अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण आगरा की उसकी कब्र के ऊपर करवाया था और उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की हुई थी। तो ताजमहल की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? उस्ताद ईसा के द्वारा। और ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्यकार कौन रहे हैं? उस्ताद अहमद लाहौरी। तो ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा किया गया? उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा। फिर आते हैं मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था और इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था और इसने बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई थी जिससे पौराणिक यूनानी देवता अरफियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है और शाहजहाँ द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें में दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर किला स्थित शीर्ष महल आदि शाहजहाँ के द्वारा बनाए गए स्थापत्य कला के सुंदर उदाहरण हैं। और हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती वह भी कहा जाता है। तो ताजमहल का पूर्ववर्ती किसे कहा जाता है? हुमायूं के मकबरे को। फिर आता है कि शाहजहाँ के प्रमुख चित्रकार जो रहे हैं मोहम्मद फ़कीर, मीर हासिन और प्रमुख संस्कृत कवि बंसीधर एवं हरिनारायण मिश्र रहे हैं। शाहजहाँ के संगीतज्ञ जो हैं वह लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि दी गई और संगीतज्ञ जगन्नाथ को हिंदी का कवि भी था जो कि कवि राय की उपाधि से सम्मानित हुआ। शाहजहाँ के पुत्रों में जो दारा शकों थे वह सर्वाधिक बुद्धिमान था। उसने भगवत गीता, योग, वशिष्ठ, उपनिषद, रामायण का अनुवाद फारसी में किया था और सर-ए-अकबर यानी कि महान रहस्य नामक उपनिषद का अनुवाद कराया था और दारा शकों कादरी सिलसिले के मुल्ला साहेब बदख्शी के शिष्य थे। और शाहजहाँ ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल वक़ा नामक कॉलेज की मरम्मत भी कराई और शाहजहाँ गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर इसकी मृत्यु अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ और उस समय सूजा बंगाल, मुराद गुजरात और औरंगजेब दक्कन में था। 15 अप्रैल 1658 को दारा और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध होता है। तो धर्मट का युद्ध पूछा जाता है कि यह किस किस के बीच होता है? तो किसके बीच होता है? यह दारा शकों और
औरंगजेब के बीच होता है। कब होता है? 15 अप्रैल 1658 को। सामूगढ़ का युद्ध कब होता है? 29 मई 1658 को, जो दारा और औरंगजेब के बीच होता है, जिसमें दारा की हार होती है। और उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध जो होता है वह देवराई की घाटी में मार्च 1659 में होता है। और इस युद्ध में दारा पराजित होने पर इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 को हत्या कर दी जाती है। और दारा सिकुह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर राजस्थान के कंकबाड़ी किला में बिताया और इस किला का नाम जयसिंह सेकंड ने किया हुआ था। तो इस तरीके से सामूगढ़ के युद्ध के बारे में है। और देवराई के युद्ध में साहेब बुलंद इकबाल के रूप में दारा सिकोह को जाना जाता है। तो पूछ लिया जाए कि दारा सिकोह को, साहेब बुलंद इकबाल को किसको जाना जाता है इकबाल के नाम से? तो ये दारा सिकोह को जाना जाता है। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने साहेब बजहाँ को बंदी बना लिया। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अगस्त अर्थात 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है। फिर आता है औरंगजेब का समयकाल, जो कि 1658 से 1707 ईस्वी का रहता है। औरंगजेब का जन्म जो है वह 24 अक्टूबर 1618 को दोहात गुजरात नामक स्थान पर होता है। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहाँ के पास बीता था और यह पारस की राजघरानी दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ था। आगरा पर कब्जा करने की जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाही गाजी की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को कराया था। और देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहाँ के शानदार महल में 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक कराया। औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर कहा गया। जयसिंह और शिवाजी के बीच जो पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को होती है और मई 1666 में आगरा के किले में दीवान आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित होते हैं और शिवाजी को कैद में जयपुर भवन में रखा गया था। और इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। तो ये सिखों के जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर, तो इनकी हत्या किसके द्वारा कराई गई? औरंगजेब के द्वारा कराई गई। किस कारण? इस्लाम धर्म ना स्वीकार करने के कारण। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। फिर 1686 में बीजापुर एवं और 1687 में गोलकुंडा में मुगल साम्राज्य को मिला लिया। फिर मदगन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन ने किया। और औरंगजेब के पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर पिता के खिलाफ विद्रोह किया हुआ था। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया और इसने सिखों पर कलमा खुदवाया। नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा को सम्राट और उनके जन्मदिन पर सोने चांदी अन्य वस्तुओं, हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथी को तिलक लगाना, सती प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। वेश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ देने के आदेश किया। दरबार में होली दिवाली त्यौहार मनाने बंद कर दिया। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी व सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया। और भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई। औरंगजेब स्वयं बीड़ा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया और इसमें प्रमुख मंदिरों में पाटन का सोमनाथ मंदिर था, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, वीर सिंहदेव द्वारा जहांगीर ने काल में मथुरा में निर्मित केशवदेवराय मंदिर। तो इसके समय काल में औरंगजेब के समय काल में ये प्रमुख मंदिर तोड़े गए। और औरंगजेब की मृत्यु जो है वह 20 फरवरी 1707 को हुई और इसे खुलदाबाद जो अब रोजा कहलाता है में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 हुआ करती थी और औरंगजेब को काफिरों का देश यानी कि दारुल हर्ब को और दारुल इस्लाम यानी कि इस्लाम का देश में परिवर्तित करने का अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति होते थे और फ्रांस से यात्री फ्रैंकोइन बर्नियर जो थे वह औरंगजेब के चिकित्सक थे। अब आते हैं इनकी मुगल शासन व्यवस्था के बारे में कि मंत्रिपरिषद को वजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर का पद जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता था। सम्राट के शासन में कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसने कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र, उस्तूर, मीर समन में विभाजित कर दिया। और औरंगजेब के समय में ही असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक शासन किया हुआ था।
तो इसके अंतर्गत है। फिर आते हैं कि सम्राट के घरेलू विभागों का जो प्रधान था वह मीर शमा कहलाता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का जो प्रधान था वह दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने को रोकना, आम जनता की दुष्चरित्रता से बचाने के लिए मुहत्तिब नामक अधिकारी होते थे। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबों का सरकार में, सरकार का परगना में या महाल में, महाल का जिला या दस्तूर में, दस्तूर ग्राम में बटे होते थे और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी जिसे मेउदा या दी कहा जाता था और मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी वस्तुओं को नागला कहा जाता था। अब आते हैं मुगल साम्राज्य के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य। सूबेदार के बारे में, जो कि प्रांतों में शांति स्थापित करता था। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था। बख्शी प्रांतीय सैन्य प्रधान। फौजदार जिले का प्रधान फौजी अधिकारी। आमिल या मरगुजार जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी। कोतवाल नगर प्रधान होता था। सिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। आमिल जो होता था वह ग्राम के कृषकों में प्रत्यक्ष संबंध बनाना, लगान निर्धारित करता था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नामक एक नई इकाई स्थापित की गई। तो चकला नामक इकाई पूछ ले तो ये किसके बीच स्थापित की गई? सरकार एवं परगना के बीच। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य के 3 वर्गों में विभाजित था। पहला था खालसा भूमि, दूसरा जागीर भूमि, तीसरी सयूरगल या मददेमास, जिसमें खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में थी। जागीर भूमि तनख्वाह की बदल दी जाने वाली भूमि थी। सयूरगल या मददेमास अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि थी जिसे मिल्क भी कहा जाता था। शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई थी का उपयोग अकबर ने किया था और अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी, जो कि 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाला नामक एक नवीन कर प्रणाली की शुरुआत की और टोडरमल बंदोबस्त जिसे कहा जाता था और इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया। इसमें 4 भूमि के अंतर्गत किया जिसमें पोलज, परती, चाचर, बांजर आती हैं। पोलज जो होती थी वह नियमित रूप से खेती होती थी। परती 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी। चाचर 3 से 4 वर्ष के अंतराल में और बंजर जो होती थी वह खेती योग्य भूमि नहीं होती थी और इस पर कोई लगान नहीं वसूला जाता था। तो इस तरीके की भूमि व्यवस्था थी। 1570 से 71 के बीच टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की जो नवीन प्रणाली थी उसे जब्ती प्रारंभ की और कर निर्धारण को 2 श्रेणियों में बांटा, एक तखसीस एवं दूसरे को तहसील। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नक्श प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि का उपज का आधा कर दिया। मुगल काल में कृषक को 3 वर्गों में विभाजित किया, जिसके अंतर्गत पहला खुद कास्त यानी कि किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे। पाही कास्त दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। मुजाहिरियन खुद कास्त कृषकों में भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। तो इस तरीके से था। मुगल काल में नील उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र आगरा होता था। भरतपुर की बयाना, गुजरात में सरखेज और सबसे उत्तम प्रकार की नील बयाना क्षेत्र तो सरखेज पैदा होती थी। अफीम मुख्यतः जो होता था वह मालवा और बिहार में होता था। सूरा का प्रमुख उत्पादन केंद्र बिहार था और कपड़ा उद्योग के अंतर्गत ददनी प्रथा का प्रचलन था और इसका तात्पर्य कारीगरों की अग्रिम भुगतान से होता था। उत्तम श्रेणी का जो ऊनी वस्त्र एवं शाल कश्मीर तथा लाहौर में तैयार होता था। मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई और आना सिक्के का प्रचलन जो था वह शाहजहां के समय में हुआ और जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई और साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित कराया। मुगलकालीन लगान वसूल करने की व्यवस्थाएं जैसे गल्ला बख्शी फसल का कुछ भाग भारत सरकार ले लिया करती थी। नसक जो थी वह खड़ी फसल के आधार पर लगान का जो अनुमान लगाकर फसल काटने के लिए उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। जब्ती प्रणाली जो बोई गई फसल के आधार पर लगान का एक निश्चय किया जाता था वह नगद लिया जाता था। तो इस तरीके से ये मुगलकालीन वसूल की गई लगान प्रणाली है। तो ये लगान प्रणालियों में पूछ लिया जाता है। नसक खड़ी फसल के आधार पर, जब्ती बोई गई फसल के आधार पर और फसल का जो कुछ भाग है सरकार को ले लिया जाता था वह गल्ला बख्शी होता था। सबसे बड़ा सिक्का जो था वह संसब सोने का होता था और स्वर्ण का सबसे सिक्का इलाही होता था। मुगलकालीन सिक्के जैसे मोहर मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का। संसब अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का। इलाही सोने का गोलाकार, रहस्य गोल एवं चौकोर दोनों तरह का सोने का सिक्का। आत्मा है इसमें 25 तोले का सोने का सिक्का। बिन 7 20 तोले का सोने का सिक्का। रुपया चांदी का सिक्का। जलाली चांदी का सिक्का और दरब, चरण, चंदन, दह, कल, सुकी सभी चांदी के सिक्के हुआ करते थे। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का जो आधार था चांदी का रुपया था। लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग करते थे और 1 रुपया जो होता था वह 40 दाम के बराबर होता था। मुगल सेना जो थी वह 4 भागों में विभक्त थी।
पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना, हाथी सेना, जिसमें मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था को पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। 100 से 500 का मनसब प्राप्त करने वाले को मनसबदार कहा जाता था। 500 से 2500 वाले को मनसब प्राप्त करने वाला उमरा, 25 से ऊपर वाले को अमीर ए आजम। तो अमीर ए आजम किसको कहा जाता था? जो 2500 से ऊपर वाला हो। 500 से 2500 वाले को उमरा और 10 से 500 वाले को मनसबदार। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था और सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या ज्ञात होती थी। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे और औरंगजेब के शासनकाल में ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हुआ करती थी। और जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा सिंहस्पा की व्यवस्था प्रारंभ की और यह सर्वप्रथम महावत खां को दिया गया। मनसबदारों के अलावा खुद बंगल शहंशाह भी फुटकर घुड़सवार रखते थे, जिसे अहदी कहा जाता था। अहदियों को भद्र घुड़सवार कहा गया और उसके वेतन दूसरे घुड़सवारों से काफ़ी ज़्यादा होते थे और बहुत ही विश्वस्त सैन्य दल के सदस्य होते थे और उनकी भर्ती स्वयं शहंशाह किया करते थे और उनकी हाजिरी लेने के लिए अलग अधिकारी होते थे। और अहदी 5-5 घोड़े भी रखते थे, लेकिन कुछ ऐसे अहदी भी होते थे जिनमें 1 से 2 एक ही घोड़े की हिस्सेदारी किया करते थे। और अहदियों का कर्तव्य क्या था? बहुमुखी होते थे और यह शाही कार्यालय के अधिकतर मुंशी, दरबार के चित्रकार और शाही कारखाने के फोरमैन इसी सैन्य दल से चुने जाते थे। तो ये अहदी के बारे में। अहदी क्या थे? घुड़सवार रखते थे, जो मनसबदारों के अलावा खुद मुगल शहंशाह भी फुटकर घुड़सवार रखते थे, जिसे अहदी कहा जाता था। अब यहाँ पर हमारा मुगल साम्राज्य फिनिश होता है। अब आते हैं मराठों के उत्कर्ष की ओर, मराठा साम्राज्य के बारे में। मराठों का जो संस्थापक, मराठा साम्राज्य के संस्थापक रहे हैं शिवाजी। शिवाजी का जन्म होता है 6 अप्रैल 1627 को शिवनेर दुर्ग, जो कि जुन्नार के समीप है, वहाँ पर होता है। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की जो दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते थीं और शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे। अध्यात्म क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था। शिवाजी का जो विवाह था वह साईबाई निम्बालकर से 1640 में हुआ था और शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली और अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार कर लिया। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ में अपनी राजधानी बनाई और शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। बीजापुर के सुल्तान जो थे, उन्होंने अपने योग्य सेनापति अफजल खां ने सितंबर 1659 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था और इनकी हत्या कर दी गई। अब आता है कि शिवाजी ने सूरत को 1664 और 1670 में लूटा। पुरंदर की संधि होती है 1665 में, जहां महाराजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य संपन्न होती है। फिर आता है 1672 में शिवाजी ने पन्हाड़ा दुर्ग को बीजापुर से छीना था। फिर 5 जून 1676 को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट को से अपना राज्याभिषेक कराया और मूल रूप से गंगा भट्ट जो थे महाराष्ट्र के एक सम्मानित ब्राह्मण थे जो लंबे समय से बनारस में रह रहे थे। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वो 16 अगस्त 1666 को भाग गए और 53 वर्ष की आयु में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था और अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। शिवाजी के दरबार में मराठी भाषा को प्रयोग किया जाता था और शिवाजी में 3 महत्वपूर्ण भाग थे। एक था पागा सेना, दूसरा सलाहदार, तीसरा पैदल। पागा सेना मतलब कि नियमित घुड़सवार सेना, दूसरी अस्थायी घुड़सवार सेना को, तीसरी आती थी पैदल सेना। शिवाजी के तोपों को अंग्रेजों ने प्रदान की हुई थी और मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र थे। कौन सा? एक स्वराज, दूसरा मुक्तई। स्वराज्य जो होता था वह मराठों के नियंत्रण में होता था, उसे स्वराज क्षेत्र कहा जाता था। दूसरा होता था मुक्तई, जिसे मुल्क ए कदीम कहा जाता है। वह क्षेत्र होता था जिसमें चौथ और सरदेशमुखी वसूल किया करते थे। चौथ और सरदेशमुखी वह होता था जिसमें स्वराज नहीं लिए जाते थे, बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे जहाँ मुगल और दक्कनी राजाओं का शासन होता था। और चौथ भूराजस्व का एक चौथाई था जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। सरदेशमुखी 10% का अतिरिक्त अधिभार था जो उस क्षेत्र से लिया जाता था और मुगलों के अधीन था। मराठा उस पर दावा करते थे। तो चौथ और सरदेशमुखी के बारे में है। अब आते हैं कि इनके जो सरजामी प्रथा का संबंध था वह मराठा भूराजस्व की व्यवस्था से हुआ करता था। अब जो शिवाजी के अष्टप्रधान जो फेमस रहे, इनसे आपके क्वेश्चन आते हैं कि इसमें अष्टप्रधान में कौन किसको क्या कहा जाता है।
मतलब कि किसको क्या कहा जाता है, इससे ही पूछा जाता है। तो पेशवा या प्रधानमंत्री जो होते थे वह राज्य का प्रशासन और अर्थव्यवस्था की देखरेख करते थे। सरी नौबत जो सेनापति होता था वह सैन्य प्रधान होता था। अमात्य राजस्व मंत्री होते थे जो आय व्यय का लेखा जोखा करते थे। वाक्यान्वेष, सूचना, गुप्तचर, संधि विक्रय के विभागों का अध्यक्ष था। चिटनिस जो थे वह राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखते थे। सुमंत विदेश मंत्री होते थे। पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करते थे। न्यायाधीश न्याय विभाग के प्रधान होते थे। तो इस तरीके से ये शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में है। शिवाजी की जो कर व्यवस्था थी वह मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी और शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी तथा मानक छड़ी के प्रयोग का आरंभ किया था। और शिवाजी ने 1639 में अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि का सर्वेक्षण भी किया था। शिवाजी ने कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला था और 40% जो बढ़कर हो गया था। और इन्होंने 2 बार व्यापारिक केंद्र सूरत को लूटा था, एक 1664, 1670 में। अब आते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में। तो शिवाजी के उत्तराधिकारी आते हैं संभाजी। संभाजी ने उज्जैन के हिंद एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया और मार्च 1689 मुगल सेनापति मखर्रम खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी और कवि कलश को गिरफ्तार कर उनकी हत्या कर दी। फिर संभाजी के बाद आते हैं सर राजा राम, जो कि नए छत्रपति के रूप में इन्होंने राज्याभिषेक किया। इनकी दूसरी राजधानी आती है सतारा। सतारा फिर शिवाजी के किले सुरक्षा के लिए नियुक्त जो अधिकारी थे उनके बारे में जान लेते हैं कि हवलदार जो होते थे वह किले की आंतरिक देखरेख करते थे। सरे नौबत किले की सेना का नेतृत्व करते थे। सवनीश जो होते थे वह किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार और भंडार की देखरेख करते थे। तो यह शिवाजी के किले की सुरक्षा के बारे में नियुक्त अधिकारी हुआ करते थे। राजा राम जो थे मतलब कि संभाजी के बाद राजा राम आते हैं। उन्होंने मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 को मारे गए और यह इनकी मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी सेकंड का राज्याभिषेक करवाकर मराठा की वास्तविक संरक्षिका बन जाती हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र जो शाहू थे, जो औरंगजेब के कब्जे में थे, वह भोपाल के निकट मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आते हैं और साहू जी और ताराबाई के बीच 1707 में एक खेड़ा का युद्ध होता है जिसमें साहू जो है वह विजयी होता है। और साहू ने 22 जनवरी 1708 को सतारा में अपना राज्याभिषेक करता है और साहू के नेतृत्व में ही नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। और पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया और पुणे में रहता था। 1713 में आते हैं साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 में होती है और पेशवा बाजीराव प्रथम होते हैं। बाजीराव प्रथम जो होते हैं वह मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी, हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में साहू ने कहा कि निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय की पार गाड़ देंगे, निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। तो ये पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति के संदर्भ में ये कहा हुआ था। अब होता है पालखेड़ा का युद्ध, जो कि 7 मार्च 1728 को बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के बीच होता है, जिसमें निजाम की हार होती है और निजाम के साथ मुंगी सिवा गांव की संधि भी होती है। फिर दिल्ली पर आक्रमण करने वाले प्रथम पेशवा जो थे बाजीराव प्रथम, जिसने 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोला और उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बाजीराव प्रथम जो थे वह मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा था और 1740 ईस्वी में ही बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। और बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बाजीराव 1740 में पेशवा बनते हैं और 1750 में संगोला के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार संगोला की संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार हो जाते हैं। और बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से जाने जाते थे और झलकी की संधि जो कि हैदराबाद के निजाम बाजीराव के मध्य हुई थी। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ जिसमें मराठों की हार हुई और इस हार को सह नहीं पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 में हो जाती है। फिर आते हैं माधवराव नारायण प्रथम, जो कि 1761 ईस्वी में पेशवा बनते हैं और इन्होंने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। और माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बिठाया और मुगल बादशाह अब मराठों पर पेंशन भोगी बन जाते हैं। फिर आते हैं पेशवा नारायण राव, जिनकी हत्या उनके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी जाती है। और पेशवा माधवराव नारायण राव सेकंड की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की 12 भाई
सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती है और इसमें 2 महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं, एक महादजी सिंधिया, दूसरे नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का जो मूल नाम है वह बालाजी जनार्दन भानु था। इन्होंने अंग्रेज जेम्स ग्रांटम्स से मराठों की मैकियावेली कहा जाता है। और अंतिम पेशवा राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय होता है, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था और उन्होंने मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था और सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार भी था। 1776 में होती है पुरंदर की संधि, जिसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन वापस ले लिया। फिर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है, जिसमें 1782 में सालबाई की संधि के साथ युद्ध समाप्त हो जाता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में होता है, जिसमें भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी और इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 को देवगांव की संधि से युद्ध समाप्त हो जाता है। फिर होता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो 1817 से 1819 के बीच हुआ है और इस युद्ध में मराठा शक्ति और पेशवा का वंशानुगत जो पद होता है वह समाप्त हो जाता है। और पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है, इन्होंने कोरेगांव एवं अष्टी के युग में हारने के बाद फरवरी 1818 में मेलकम में सम्मुख आत्मसमर्पण कर देते हैं और पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव सेकंड को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन देने के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ 1853 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो मराठा साम्राज्य इनकी उत्कर्ष से रिलेटेड है वो पतन के तक। अंग्रेजों और मराठा को संघर्ष में होने वाली प्रमुख संधियाँ, जैसे कि सब पहले आती है 1775 में सूरत की संधि, पुरंदर की संधि 1776 में, बड़गांव की संधि 1789 में, सालबाई की संधि 1782 में, 1802 में बसीन की संधि, 1803 में देवगांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में होती है, राजापुर घाट की संधि 1804, नागपुर की संधि 1816, ग्वालियर की संधि 1817 और पूना की संधि 1817 और मंदसौर की संधि 1818 में होती है। तो इस तरीके से मराठा साम्राज्य का जो पतन हो जाता है और जो अंतिम जो पेशवा हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर ये आते हैं जैसे सिखों के गुरु के बारे में। तो सिखों के गुरु पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से नंबर के हैं। जैसे कि गुरु नानक जो प्रथम रहे हैं, उनके प्रारंभ किया था गुरु कलंगर, जो कि बाबर और हुमायूं के समय काल में रहे। गुरु अंगद के द्वारा गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की गई। गुरु अमरदास जो थे, उन्होंने लवट विवाह पद्धति शुरू की, जो कि अकबर के समय में थे। रामदास जो आते हैं वह उन्होंने अमृतनगर की स्थापना की। अर्जुन जो आते हैं उन्होंने आदि ग्रंथ की स्थापना की, जो जहांगीर द्वारा इन्हें मरवाया गया था। हरगोविंद जो रहे, जिन्होंने के समय में अमृतसर की किलेबंदी की गई। हर राय जो हैं वह दारा सिकोय के आशीर्वाद दिया। हरकिशन जो आते हैं औरंगजेब के समय में। तेग बहादुर औरंगजेब द्वारा मरवाया गया। गुरु गोविंद सिंह में 5 कंकर सिंह जोड़ना खालसा पंथ के अंतर्गत जोड़े गए। तो ये गुरु गोविंद जो रहे वह 10वें सिखों के गुरु होते हैं। ये इसमें इसका जो यानी ट्रिक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं कि गोवा में आराम हर हर तेगु। तो इस तरीके से आप ये ट्रिक के माध्यम से इनके 10 नाम याद रख सकते हैं, एक सीक्वेंस वाइज। तो इस तरीके से मैंने याद किया था। तो आपको बताया कि गोवा में आराम हर हर तेगु, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, रामदास, अर्जुन, हरगोविंद, हर राय, हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। तो इस तरीके से 10 गुरु होते हैं। आपने अगर ये पहले के ये पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए। और इसके पहले के जो भी पार्ट है आपका एंशिएंट जनरल साइंस का हुआ, जिसमें फिर आता है आपका अर्थव्यवस्था का, संपूर्ण भारत का भूगोल और इसके साथ ही पॉलिटी का, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें। ये हमारा इस सेशन के अंतर्गत देखा जाए तो हमारा सेकंड पार्ट हिस्ट्री का कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट आपको मॉर्निंग में दे दिया जाएगा और शाम में आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट दे दिया जाएगा, जिससे ये रहेगा कि कल आपकी पूरी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। फिर आपका करंट अफेयर हो, फिर करंट अफेयर के बाद यूपी स्पेशल, फिर आपके प्रश्नों की प्रैक्टिस की जाए। तो इस तरीके से हमारा टारगेट है जिसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।